नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आज आपके सभी क्वेरीज को हम आंसर करेंगे। किसी भी तरीके का आपके पास कोई भी सवाल है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपके पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, कब कैसे कहाँ शुरुआत करें, जो पोर्टफोलियो बनाया है वो बेहतर है या फिर नहीं, इसी भी कैसा भी सवाल हो आप भेज सकते हैं yourmoney@918.com पर। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो शो आप लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लेकर। आज हमारे साथ हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर और CEO मोहित गांग। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की, कि डिविडेंड यील्ड क्या होती है और डिविडेंड यील्ड फंड्स कौन सी कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो आज इस कैटेगरी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बताइए मोहित, डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली। तो देखिए, डिविडेंड यील्ड जैसा कि कॉन्सेप्ट या नाम दर्शाता है, जहां पर आपको डिविडेंड इनकम आ रही हो। डिविडेंड जो होता है वो कंपनी के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा होता है। तो कंपनी अगर किसी भी वित्त वर्ष में मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, 100 रुपए का पैट होता है कंपनी का, तो वहां से वो अपने निवेशकों को या अपने इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स के लिए एक डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और वो डिविडेंड कुछ भी परसेंटेज हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट का, और वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इसे आप डिविडेंड कहते हैं, जो कंपनी के एक प्रॉफिट का हिस्सा है। अब जब डिविडेंड यील्ड फंड की बात आती है, तो डिविडेंड यील्ड फंड एक ऐसी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में जो उन कंपनीज में निवेश करती है जहां पर या तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है या जो कंपनी का जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो बहुत अच्छा है, कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड देती है और बहुत अच्छी अधिक मात्रा में डिविडेंड देती है। तो नंबर एक तो ये कि वो ऐसी कंपनीज में निवेश करती है। नंबर दो, काफी बार ये फंड ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है साधारण कंपनियों में निवेश करती हो जहां पर डिविडेंड यील्ड नॉर्मल सी हो, बट ये फंड जो खुद अपने आप में काफी ज्यादा डिविडेंड या रेगुलर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ऐसे निवेशकों के लिए जिनको की रेगुलर इनकम की आवश्यकता होती है। तो दो तरीके से इनका पोर्टफोलियो काम करता है। पहला, ऐसी कंपनीज में निवेश करके जिनका खुद का डिविडेंड यील्ड बहुत हाई हो, जो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में डिविडेंड डिक्लेयर करती हो, ताकि ये फंड वो डिविडेंड कलेक्ट करके आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। और दूसरा, ऐसी कंपनीज में निवेश करना जहां पर डिविडेंड शायद ज्यादा ना हो, बट खुद फंड अपने आप में इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग करें या रिडेम्पशंस करें कि वो अपने निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड रेगुलरली दे पाए। तो ये है डिविडेंड यील्ड थीम और ये फंड का तरीका होता है। ओके अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, डिविडेंड इनकम पर टैक्सेबिलिटी का क्या रूल होता है? म्यूचुअल फंड की बात नहीं करी मैं, इन जनरल जो डिविडेंड इनकम होती है या फिर TDS के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं? और साथ ही साथ अगर डिविडेंड यील्ड फंड की हम बात करें तो कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या फिर नहीं, या फिर कौन से इन्वेस्टर्स रख सकते हैं? तो देखिए, जो एक नॉर्मल डिविडेंड है, जब कंपनीज इसे डिक्लेयर करती थी, पहले तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हुआ करता था। तो कंपनीज अक्सर जब डिविडेंड डिक्लेयर करती थी तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्ट कर देती थी और निवेशकों के हाथ में डिविडेंड टैक्स फ्री होता था। ये था थोड़े टाइम पहले की बात है। पर पिछले 2 या 3 वित्त वर्ष, मुझे एग्जैक्टली समय याद नहीं आ रहा, बट डिविडेंड जो है वो कंपनीज जब डिक्लेयर करती है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, बट जब निवेशकों को उनके हाथ में मिलता है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। डिविडेंड आपके आय से में जुड़ जाता है। अगर आपके 100 रुपए की इनकम है तो डिविडेंड की जो भी आमदनी होगी वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगी, और आपका जो भी इनकम का ब्रैकेट है, चाहे आप 10% स्लैब में आते हो, 20 में या 30 में, उस स्लैब पर वो डिविडेंड इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डिविडेंड इनकम पूरी तरह से आपके मार्जिनल टैक्स रेट पर टैक्सेबल होती है, चाहे वो कंपनीज का या स्टॉक्स का डिविडेंड हो जो कि आपको सीधा मिलता है, या फिर वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, चाहे वो किसी भी तरह की स्कीम हो, इक्विटी स्कीम हो, डेट स्कीम हो, हाइब्रिड स्कीम हो, या कोई भी स्कीम हो म्यूचुअल फंड की, जो डिविडेंड डिक्लेयर करके जब निवेशकों को वो डिविडेंड मिलता है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाता है। तो ये तो है डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी का रूल। दूसरा सवाल ये था आपका कि इस पे TDS के क्या नियम है। तो देखिए, 5,000 रुपए से ज्यादा तक का जब डिविडेंड इनकम होता है तो उस पर कंपनीज अक्सर 10% का TDS डिडक्ट करती है, और उसके बाद में आपको वो डिविडेंड दिया जाता है। और अगर आप NRI है, नॉन रेसिडेंट है, तो TDS का दर जो है वो 20% का TDS का दर है। सेक्शन 194 के तहत यहाँ पर डिविडेंड पर TDS के नियम लागू होते हैं। और कैपिटल गेन्स, जैसा मैंने कहा,
कि डिविडेंड इनकम अब पूरी तरह से टैक्सेबल है, तो इस पर अभी कोई कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन नहीं लगता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप फॉर्म 15H दे सकते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। तो ये आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। आपका तीसरा सवाल ये था दीपाली जी कि ये किस तरह के निवेशकों के लिए ये फंड अच्छा है। तो देखिए, अगर आप एक कंजर्वेटिव निवेशक हैं, आप ऐसी कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं जिनका कि कैश प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। देखिए, डिविडेंड कौन ज़्यादा डिक्लेयर करेगा? डिविडेंड ऐसी कंपनी ज़्यादा डिक्लेयर करती है जिनकी कैश इनकम जो है, जो कैश प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो बहुत ज़्यादा है और उनके पास में उस सरप्लस को डिप्लॉय करने के दूसरे प्लान्स नहीं हैं। अक्सर क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज होती हैं, जो हाईली लिवर्ड कंपनीज होती हैं, जो एनबीएफसीज होती हैं, वो अपने पैसे को री इन्वेस्ट कर देती है। वो जितना पैसा कमाती हैं उतने ही पैसे में बहुत बड़ा हिस्सा वो नए कैपेसिटी एक्सपेंशन में डाल देती है, नए कंस्ट्रक्शन में, नए प्रोजेक्ट्स में लगा देती है, अपनी बुक के एक्सपेंशन में लगा देती है। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज हो गई, आईटी कंपनीज हो गई, जो बहुत ज़्यादा इनकम कमाती है और उतना ज़्यादा उनका वापस रीडिप्लॉयमेंट नहीं है। वो उस इनकम को अपने शेयर होल्डर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अगर आप इस तरह की कंपनीज या इस तरह के पोर्टफोलियोज में निवेश करना चाहते हैं जिनकी कैश प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हाई है और वापस री इन्वेस्टमेंट नहीं है उस प्रॉफिटेबिलिटी का, तब आप डिविडेंड यील्ड फंड में जा सकते हैं। ये काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं होते हैं, हाईली ओके। वोलेटाइल भी नहीं होते हैं, बिकॉज कंपनीज की अगर कैश प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो वो एक स्ट्रेट लाइन चलती है और आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। बट ये ध्यान रखिए कि कभी भी इसमें डिविडेंड पे आउट ऑप्शन मत लीजिए। आप चाहे तो SWP के जरिए विड्रॉल करिए ताकि आपको डिविडेंड इनकम पर पूरा टैक्स ना देना पड़े। SWP पे आप सिर्फ कैपिटल गेन्स टैक्स ही भरेंगे। ओके, चलिए कुछ नेम्स में सजेस्ट करना चाहेंगे क्या मोहित? आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड, जो कि बाजार में काफी पुराना फंड है। HDFC डिविडेंड यील्ड फंड, अगेन अ वेरी वेल रेप्यूटेड, वेरी स्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग फंड। इन दोनों फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं अगर आप डिविडेंड यील्ड थीम को देखना चाहते हैं। ओके, चलिए व्यूअर से बातचीत करते हैं। कमलेश हैं बिहार से, दरभंगा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कमलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मैम मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाह रहा था, रिटायरमेंट गोल है। हेलो। ओके, बताइए अपना सवाल बताइए। जी मैम, 1 CR चाह रहा हूँ 20 ईयर्स में। क्या ये पोर्टफोलियो ठीक है मेरा, या कोई फंड ऐड या रिमूव करना है? ओके, तो मैं आपका पोर्टफोलियो पहले बता देती हूँ। कोटक कॉन्ट्रा, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप, ये फंड्स हैं इनके पास। 2-2 हज़ार ईच डाल रहे हैं 4 फंड्स में। ICICI प्रू ब्लू चिप में 1000 पर मंथ है, यानी टोटल SIP इनकी 24,000। आपकी 24,000 की SIP है कमलेश? 9,000 की है मैम। 9,000 की है ना? 9,000। राइट, जी जी बिल्कुल 9,000 की इनकी SIP है, क्योंकि इनके पास 5 फंड्स हैं। 4 फंड्स में 2-2 हज़ार डाल रहे हैं, एक फंड में 1,000 डाल रहे हैं। 20 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 84,000 है। बताइए क्या सजेशन? जी, कमलेश जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपका जो पोर्टफोलियो, आपने बहुत ही शानदार और उम्दा तरीके से उसे बैलेंस किया है। आपने एक लार्ज कैप फंड लिया है, एक फ्लेक्सी कैप लिया है, एक मिड कैप लिया है, एक स्मॉल कैप लिया है और एक कॉन्ट्रा फंड लिया है। तो बहुत अच्छे से आपने मार्केट कैप के लिहाज से पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। हालांकि मेरी राय में अगर लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा ज्यादा होता, आपने लार्ज कैप में सबसे कम अमाउंट का SIP रखा है 1,000 रुपए का, बाकी सब में 2-2 हज़ार रुपए का रखा है। अगर आप लार्ज कैप में ज्यादा करके कॉन्ट्रा में थोड़ा कम करते तो मुझे वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। अगर कोशिश करिए कि आगे जब अपनी SIP को बढ़ाएंगे तो थोड़ा लार्ज कैप के एलोकेशन को बढ़ा दीजिए। आई थिंक अदरवाइज पोर्टफोलियो आपका बहुत ही परफेक्ट है। बात रही आपके लक्ष्यों की, तो फिलहाल आपका पोर्टफोलियो का जो लमसम अमाउंट है वो कुछ 84,000 रुपए है। अगर मैं 20 साल की अवधि के हिसाब से देखूं और 12% की दर को अज्यूम करूं तो वो बढ़कर कुछ 8,10,000 के आसपास पहुंच जाएगा। दूसरा, आपकी 9,000 रुपए की मंथली SIP चल रही है। अगेन 12% की दर से 20 साल में ये जो मंथली SIP है वो बढ़कर करीब 82 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर आप 90 लाख के आसपास की रकम जुटा लेंगे। आपका लक्ष्य है 1 करोड़ का, आप लक्ष्य के काफी करीब है। मेरी राय ये रहेगी कि आप अपनी जो रेगुलर SIP है उसको आप 9,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दीजिए।
और वो करते ही आप अपना 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे 20 साल में। और कोशिश करिए कि उसको थोड़ा और बढ़ाते रहिए, बिकॉज़ 1 करोड़ पे रुकना नहीं है। आप चाहें तो उससे बड़ी रकम आराम से जुटा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में समय अवधि अच्छी है। तो 10,000 कर दीजिए, 1 करोड़ ज़रूर पहुँच जाएँगे। कोशिश करिए कि उसे और बढ़ाइए, उससे आगे का लक्ष्य तय कर सकेंगे। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ मुकेश कनेक्टेड हैं उज्जैन से। मुकेश नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी, नमस्कार मैडम। मैडम, मैंने कुछ 3 ELSS में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी मैंने उसको कहीं फर्दर मूव नहीं किया है, उस कॉर्पस को। तो उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। और बाकी मेरा अभी 5,000 का SIP चल रहा है अलग अलग फंड्स में। तो मुझे सजेशन चाहिए कि ये फंड्स ठीक है, और अगर ELSS मेरा तीनों लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो गए तो मैं उससे फर्दर कैसे, कौन से फंड में लगाऊं ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो 2 पार्ट है इनके क्वेश्चन के। पहला तो इनका एक्टिव पोर्टफोलियो वो कैसा है, जिसमें सुंदरम लार्ज मिड कैप 1500 डाल रहे हैं, मेरे एसेट लार्ज कैप में, 1000 एक्सेस ब्लू चिप में, 500 इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में, 500 SBI स्मॉल कैप में। 3 ELSS में इन्होंने 11 लाख का निवेश किया हुआ है। टोटल ELSS में आपका कितना निवेश है मुकेश जी? मैम, अभी एज ऑन डेट 11 लाख करीब है तीनों में, ELSS में मिला के कॉर्पस टोटल कॉर्पस या सिर्फ ELSS का आप 11 लाख बता रहे हैं? हाँ, टोटल तीनों ELSS में अगर हम देखें तो एज ऑन डेट 11 लाख करीब है मैच्योरिटी। तो 3 ELSS कौन से हैं? एक्सिस ELSS टैक्स सेवर, DSP ELSS टैक्स सेवर, मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर है। प्लस अच्छा, जो आपके 7.5 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, ये एक्टिव और ELSS दोनों को मिलाकर है? जी हाँ, कंप्लीट जो 17.5 लाख की वैल्यू है जो। जी हाँ। ओके, तो एक्टिव SIP से 5,000 पर मंथ के, टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 17.5 लाख, सालाना 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं और 10 ईयर से 1 करोड़ का टारगेट। प्लस पोर्टफोलियो कैसा है, गोल पर रहा है, और जो इनका ELSS का अमाउंट है उसका क्या करें, कहाँ री इन्वेस्ट करें? जी, मुकेश जी, देखिए, जो आपका करंट पोर्टफोलियो है 17.5 लाख का, वो बढ़कर 10 साल में करीब 54 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। यहाँ पर मैंने 12% की दर अज्यूम करी है। आपकी जो करंट SIP है वो 5,000 रुपए की है प्रति माह। ये कुछ 11-11.25 लाख के आसपास पहुंच जाएगी 10 साल में 12% की दर से। तो जो कुल मिलाकर आपका पोर्टफोलियो है वो 65 लाख, 65.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। आपका लक्ष्य है 1 करोड़ का। आप यहाँ पर 35 लाख से थोड़ा सा 35 लाख के आसपास की रकम से शॉर्ट पड़ जाएंगे। तो मेरी राय ये रहेगी कि अगर आपको 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है 10 साल के बाद, तो आपको अपनी SIP को बढ़ाकर या तो 20,000 पर ले जाना पड़ेगा, या फिर आप अपनी SIP को 14,000 पे ले जाइए और वहां पर आप 10% का स्टेप अप लगाइए। तो इससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो ये तो रही बात आपके लक्ष्यों की और आपके करंट पोर्टफोलियो की। अब आपका दूसरा सवाल है कि आपके जो ELSS स्कीम्स हैं वो अब मैच्योर हो रखे हैं, या फिर 3 साल उनके पूरे हो गए, मैच्योर तो नहीं हुए, 3 साल उनके पूरे हो गए, तो अब आप क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अभी भी पुराने टैक्स रिजीम में हैं, राइट, आप कौन सा टैक्स रिजीम अपनाते हैं आप उसे देखिए। अगर आप अभी भी पुराने टैक्स रिजीम में हैं और अगर आपको ELSS करना पड़ेगा आपके ATC सेविंग्स के लिए, तब फिर आप किसी भी एक ELSS से निकाल कर वापस उसी में रिडिप्लॉय कर सकते हैं, तो वो आपका एक एलोकेशन पूरा हो जाएगा। या फिर किसी ऐसे ELSS में ही डालिए जो कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोलियोज हैं, किसी नए ELSS को अब और मत लीजिए। वैसे भी किसी भी पोर्टफोलियो में 3 या 4 ELSS का कोई महत्व नहीं होता। आप एक ही ELSS स्कीम लीजिए, उसी में अपना टैक्स सेविंग का इन्वेस्टमेंट करते रहिए और उसी को आगे बढ़ाइए जितना हो सके। अब बात यह है कि अगर 3 साल पूरे हो जाए तो क्या करिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल पूरे होने पर रिडीम करना ही करना है। ये कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई अनिवार्य बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है या उसका कोई दूसरा अच्छा डिप्लॉयमेंट हो सकता है, तब यस, आप डेफिनेटली करिए। अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो आप उसे बनाए भी रख सकते हैं। स्कीम्स बुरी नहीं है, इनका प्रदर्शन भी ठीक ही रहा है और आपके रिटर्न्स भी अच्छे ही रहे होंगे। हालांकि अगर आप इसे निकाल के थोड़ा सा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो वो मेरी राय में अच्छी बात है। आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो एक्सिस का ELSS है, आपके पास में ऑलरेडी एक्सिस का ब्लू चिप फंड है मेरे ख्याल से, जहां पर आपका SIP चल रहा है। तो जो एक्सिस का ELSS है, आप उसे स्विच आउट कर अपने एक्सिस के ही ब्लू चिप फंड में स्विच कर दीजिए, ताकि वो एक आपकी जो रकम है वो वहां पर अच्छी तरह से शिफ्ट हो जाएगी। तो उसे आप कर सकते हैं। जो आपका DSP का
ELSs है और जो आपका मिराई का ELSs है, आप उन्हें रिडीम कर कर कंसोलिडेट कर सकते हैं या फिर उनसे आप SWP कर सकते हैं DSP के ही या मिराई के किसी स्कीम पर। मेरी राय हालांकि ये रहेगी कि आप उसे रिडीम करें, कंसोलिडेट करें उस अमाउंट को, और जहां पर आपके SIPs चल रहे हैं उन्हीं स्कीम्स में STP के जरिए आप उसको वापस रीडिप्लॉय कर दीजिए। अगर आपको नए फंड्स के सुझाव चाहिए तो आप इन्वेस्को का मिड कैप फंड के अंदर आप STP कर सकते हैं और मिराई की रकम से आप किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में जा सकते हैं, चाहे वो HDFC का बैलेंस एडवांटेज हो या फिर वो ईडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज हो। तो आपको थोड़ा सा वेन करना पड़ेगा कि आप ELSs के साथ क्या करना चाहते हैं। इन्हें कंसोलिडेट कर दीजिए, डेफिनेटली अच्छी बात है, और एग्जिस्टिंग फंड्स में ही जहां तक हो सके पहला चॉइस वही होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग फंड्स में टॉपअप करें, और उसके बाद अगर आपको कहीं कम बेशी लग रही है किसी कैटेगरी में तब जाकर उस नई कैटेगरी को शामिल करिए। ठीक है, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं। हमारे साथ कुछ और भी व्यूअर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, उनसे भी करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो मनी। मोहित गांग हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगला सवाल लेते हैं। विवेक ने भेजा है ईमेल के थ्रू। नोएडा से SIP थी इनकी मंथली 24,000, 6.8 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। सालाना स्टेपअप कर रहे हैं 10% का। 10 साल ये स्टेपअप करेंगे और 20 साल के लिए SIP कर रहे हैं। कितना कॉर्पस हो पाएगा? ELSs फंड में 2.1 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। क्या ये सही होगा या किसी और? ELSs में 2.1 लाख का निवेश है, माफ़ कीजिए, उसे निकलने की सलाह है या उसे कहीं और री इन्वेस्ट करें? एक्टिव पोर्टफोलियो बताएं तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा बुको स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप 5,000 ईच, 3,000 है मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 2,000, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कोटक इक्विटी हाइब्रिड और क्वांट मल्टी एसेट। बताइए सजेशन। जी, तो विवेक जी, सबसे पहली बात तो आपके लक्ष्य की। आपका जो करंट पोर्टफोलियो है वो करीब 6,80,000 रुपए के आसपास है। आप 20 साल में 12% की दर से अगर हम अज्यूम करें तो आप कुछ 65 लाख का पोर्टफोलियो अपने लिए जमा कर लेंगे। आप 20% का एनुअल स्टेप अप अपने एग्जिस्टिंग SIP पर करना चाहते हैं। 24,000 रुपए की आपकी एग्जिस्टिंग SIP है और 10 साल की आपकी समय अवधि है। अगर मैं ये देखूं तो आपका जो कॉर्पस इकट्ठा होता है वो करीब 1,20,00,000 के आसपास का कॉर्पोरेट जमा होता है। तो कुल मिलाकर ये जो आपका पूरा कॉर्पस है, अगर आप 10 साल तक निवेशित रहते हैं तो ये 1,20,00,000 का जो कॉर्पस है, उसके बाद, सॉरी, आपने ऐसा लिखा है कि उसके बाद आप फिर 10 साल तक इसको इकट्ठा करके और 10 साल तक आप बने रहेंगे उसमें, तो ये कॉर्पस जो है वो 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा और 65 लाख का आपका जो दूसरा कॉर्पस है। तो कुल मिलाकर आपको करीब 4,15,00,000 के आसपास का आपका कॉर्पस जमा हो जाएगा। अगर मैंने आपका क्वेश्चन सही समझा है तो मेरे ख्याल से यही आपकी रिक्वायरमेंट थी कि ओवरऑल आप कैसे पहुंचेंगे उस अमाउंट तक। दूसरी बात, आप अपने ELSs का क्या करिए। देखिए, मेरी राय यही रहेगी जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी अभी बोला था कि ELSs अगर आपका खत्म हो चुका है तो आप थोड़ा सा जांचिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है अब आगे ELSs की, अगर आप नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर चुके हैं, आगे और नहीं करना चाहते हैं, और तो उसे निकालना ही बेहतर रहेगा। छोटे एलोकेशन को रखकर कोई मतलब नहीं है। आप वो 2 लाख की जो रकम है आपकी, उसे आप 6 महीने का STP करके आप उसी फंड हाउस के किसी अच्छे लार्ज कैप फंड में उसे शिफ्ट कर दीजिए, या फिर उसे आप रिडीम कर कर एक मुश्त उसका आप SIP भी या STP के जरिए आप उसे निवेश कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपका स्कीम सिलेक्शन है आपके पोर्टफोलियो में, अगर मुझे नए तरीके से पोर्टफोलियो बनाना होगा विवेक जी, तो शायद मैं इस तरीके से पोर्टफोलियो नहीं बनाऊंगा। मेरी राय ये रहेगी कि आप पहले कोई अच्छा लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, या तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर ICICI प्रू का लार्ज कैप फंड एक्टिव में अगर करना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई एक फंड ले लीजिए। निफ्टी 50 इंडेक्स मेरी पहली राय रहेगी कि आप अपने पोर्टफोलियो में उसे थोड़ा शामिल करिए। थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो को बैलेंस मिलता है, एक अच्छा लार्ज कैप का, ब्लू चिप्स का संबल मिलता है आपके पोर्टफोलियो को। ओवरऑल उसके बाद आपने मिड एंड लार्ज कैप, मल्टी कैप, ये सब स्कीम्स ले रखी है, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, वो सारी काफ़ी अच्छी है। आपने थीमेटिक फंड ले रखा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ओवरऑल आप जब भी किसी एक्टिव फंड में निवेश करते हैं तो बाय वर्च्यू कि इंडेक्स में फाइनेंशियल सर्विसेज का वेट सबसे ज़्यादा है, आपको एक्टिव फंड में हमेशा ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज का वेट मिलेगा ही मिलेगा।
अनलेस आप सेपरेटली बहुत कॉन्फिडेंट है कि मुझे इस सेक्टर में निवेश करना ही है, तभी जाकर आप उस सेक्टोरल कॉल का सहारा लीजिए कि अलग से आप बैंकिंग फंड में निवेश करना चाहते हैं। अदरवाइज आप जब भी किसी एक्टिव फंड में निवेश कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी मात्रा में बैंकिंग में एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो थोड़ा सोच समझ के करिए। अदरवाइज आई थिंक योर पोर्टफोलियो इज गुड टू कंटिन्यू। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं फटाफट से। सुशील ने एक सवाल भेजा है और ईमेल के थ्रू इनका ये क्वेश्चन आया है। सवाल इनका है कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है। SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, टाटा डिजिटल इंडिया, मेरे एसेट लार्ज, एडलवाइस फ्लेक्सी कैप। टोटल 26,700 की SIP है। 10 ईयर्स के लिए 15 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। बताइए। जी, देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत बहुत बधाई सुशील जी कि आप डायरेक्ट प्लान्स में निवेश कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के कि निवेशक जब डायरेक्ट प्लान्स में निवेश करते हैं। आपका जो करंट पोर्टफोलियो है 15 लाख का, वो 10 साल में बढ़कर कुछ 46 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। अगर मैं 10% की एनुअल स्टेप अप को अज्यूम करूं और आपके SIPs को देखूं, तो आप 70,000 रुपये का कॉर्पस SIP से जुटा लेंगे। तो टोटल जो आपका कॉर्पस है 10 साल में कुल मिलाकर सारे कंप्यूटेशंस करने के बाद में कुछ 1,35,00,000 के आसपास आपका कॉर्पस जमा हो जाएगा। ओके, अगर आप डायरेक्ट प्लान से पूरी तरह से कंफर्टेबल है, तो रेगुलर के अपने SIPs बंद करके डायरेक्ट में पूरी तरह से सिप भी कर सकते हैं। और मेरी लास्ट रिकमेंडेशन रहेगी, कोई अच्छा मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए, उसकी मुझे कमी दिख रही है। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन सुशील आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थैंक यू मोहित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को डिटेल में आंसर करके उन्हें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक में जाते जाते आप देख सकते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स, अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं मोहित की चॉइस से। इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।